So next question, using the fact that sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b and the differentiation, obtain the sum formula for cosines. अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से उसी कड़ी में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब जितना ये देखने में डिफरेंट है उतना ये ईजी है। डिफरेंट है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। देखो सबसे पहले इसकी बात की गई है साइन ए प्लस बी। आपको पता है ये फॉर्मूला है साइन का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको हमने क्वेश्चंस में भी यूज़ किया। एंड डिफरेंशिएशन मतलब इस फॉर्मूले का यूज़ करना है हमें यूजिंग द फैक्ट, ये वाला फॉर्मूला, एंड डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव का। इस फॉर्मूले को यूज़ करना है और डेरिवेटिव को, और हमें सम फॉर्मूला बनाना है कोसाइन का, मतलब कोसाइन मतलब कॉस का। देखो मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये फॉर्मूला गिवन है ना, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसका हमें यूज़ करना है और डेरिवेटिव का, और हमें ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना है कॉस ए प्लस बी, सम फॉर्मूला फॉर कोसाइंस। ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये वाला फॉर्मूला हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस एंड डेरिवेटिव। तो करते हैं। सुनने में देखने में थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, बट बिलीव मी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला को लिखते हैं लेट। आपको पता है ये फॉर्मूला हमें गिवन है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब क्योंकि हमें डेरिवेटिव का यूज़ करना है तो हम मतलब कि डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये मान के चलो ये ए और बी कांस्टेंट नहीं है, ये मान के चलो ये ए और बी दोनों क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, आप ये मान के चलना कि ए और बी दोनों क्या है, वेरिएबल, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डेरिवेटिव करना है। तो देखो सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव करना है साइन ए प्लस बी का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है इस बड़ी सारी स्टेटमेंट का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो करते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये डेरिवेटिव बहुत इजी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, साइन एंगल। इसको हम साइन ए प्लस बी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम साइन एंगल पढ़ेंगे। आपको पता है साइन एंगल का डेरिवेटिव आपको पता ही है कॉस एंगल। कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हम हमेशा इसी तरह से करते हैं, आपको पता ही है ना। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। अब फंक्शन कौन है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दो फंक्शंस हैं, सिंगल ये, बीच में क्या है प्लस। तो मुझे डेरिवेटिव करना है पहले साइन ए कॉस बी का, प्लस फिर मुझे डेरिवेटिव करना है कॉस ए साइन बी का। तो करते हैं। अब देखो कॉस ए प्लस बी को तो आप ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना है ना। अब आपको पता है कि ये प्लस में टर्म्स हैं, तो पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, ए प्लस बी। तो मुझे डेरिवेटिव करना हुआ सिर्फ ए का, और मुझे डेरिवेटिव करना हुआ बी का। तो ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ए बाई डी एक्स। मैंने आपको बोला कि ये कॉन्स्टेंट्स नहीं है, इनको वेरिएबल समझो। जैसे वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी ए बाई डी एक्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। इसको ब्रैकेट में लिख लो। अब आगे चलते हैं। अब सब कुछ भूल जाओ, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, साइन ए कॉस बी। दो फंक्शंस हैं, दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है कॉस बी का। सेकंड फंक्शन कॉस बी एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन ए का। तो इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर लो। ये मैंने यहाँ पर जस्ट प्रोडक्ट रूल लगाया प्लस। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर भी सेम, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, कॉस ए साइन बी। दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में मतलब प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन कॉस ए एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है साइन बी का, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन बी एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है कॉस ए का। ठीक है, अब मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स को देख के डरना नहीं है, ये जस्ट मैंने यहाँ पर रूल्स लगाए हैं। ठीक है, और आपका ध्यान सिर्फ 1 2 3
और 4 टर्म्स पर होना चाहिए। बाकी सभी टर्म्स को हमें वैसे ही लिखना है, जैसे ये cos a प्लस बी dA/dx प्लस dB/dx। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ब्रैकेट साइन ए। अब सब कुछ भूल जाओ, यहाँ पर ध्यान दो। cos b का डेरिवेटिव देखो, पावर कितनी 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है cos b का डेरिवेटिव, cos एंगल का डेरिवेटिव सॉरी माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ऐसे करेंगे। आगे चलते हैं, cos b पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है साइन एंगल का डेरिवेटिव cos एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ऐसे करेंगे। आगे आ जाओ, cos a सब कुछ भूल जाओ, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, साइन एंगल का डेरिवेटिव cos एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। आगे आओ, साइन b पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, तो देख लो इस तरह से हमने कंप्लीट डेरिवेटिव कर लिया। देखो cos b का डेरिवेटिव माइनस साइन b, देखो cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, यहाँ पर a a यहाँ पर b b, साइन एंगल का डेरिवेटिव cos एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, साइन एंगल का डेरिवेटिव cos एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, यहाँ पर a a यहाँ पर b b। मैं हमेशा आपको इसी तरह से करवाता हूँ। आपको पता भी है कि एंगल का डेरिवेटिव करना कितना ज़रूरी है, और इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में 17th क्वेश्चन में भी बताई थी, जब बच्चे tan t, वहाँ पर क्या हुआ था एक्चुअली बेसिकली कि मैंने जब साइन t का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू t तो मैंने लिखा cos t, और जब मैंने tan t का डेरिवेटिव किया तो मैंने लिखा secant स्क्वायर t dt/dx। अब जिनको एंगल का डेरिवेटिव करने की आदत है उनके लिए सही है, अब जिनको नहीं है वो कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर dt/dx क्यों है, यहाँ पर क्यों नहीं है। आपको पता है tan एंगल का डेरिवेटिव secant स्क्वायर एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, यहाँ पर भी सेम डेरिवेटिव ऑफ एंगल, बट क्योंकि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t है कट तो cos t आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो dt/dx आएगा, तो इसलिए एंगल का डेरिवेटिव करना हमेशा से ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो लास्ट पेज पे हमने इतना डेरिवेटिव कर लिया था। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे भी पता ज़्यादा है, बट हमें सिर्फ कुछ बातों पर ही ध्यान रखना है, और ये हमारे लिए बहुत ईजी है। 1 2 3 4। लास्ट पेज मैंने आपको ये बोला था कि अपने 4 जगह पर ही ध्यान रखना है, यहाँ पर भी सेम है, टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं बट हमें सिर्फ 4 टर्म्स का ही ध्यान रखना है। तो दोबारा से लिखते हैं, cos a प्लस बी यहाँ ब्रैकेट dA/dx प्लस dB/dx। ठीक है, तो यहाँ पर इस माइनस को बाहर लिख लो, माइनस साइन ए साइन बी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको पता कांस्टेंट नहीं है, dB/dx। cos a cos b, a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको पता कांस्टेंट नहीं है, dA/dx। ठीक है, प्लस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, cos a cos b dB/dx, आपको पता है डेरिवेटिव b का विद रिस्पेक्ट टू एक्स dB/dx, माइनस अगेन बाहर लिख लो साइन ए साइन बी, अब a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dA/dx। अब देखो हमने डेरिवेटिव अपना कंप्लीट कर लिया। उन्होंने बोला कि इस फॉर्मूले का यूज़ करना है साइन वाले का, और डेरिवेटिव का हमने यूज़ कर लिया। अब हमें पहुंचना कहाँ पर है ये भी अपने माइंड में रखना, हमें इस फॉर्मूले तक पहुंचना है cos a प्लस बी वाले, और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो हम पहुँच चुके हैं। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे cos a cos b dA/dx, cos a cos b dB/dx, इनको इकट्ठा कर लो, माइनस साइन ए साइन बी dB/dx माइनस साइन ए साइन बी dA/dx, इनको इकट्ठा कर लो। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, और हमें हिंट कहाँ से मिला कि हमें ये फॉर्मूले तक पहुँचना है, ये वाले। ठीक है, तो cos a प्लस बी dA/dx प्लस dB/dx, मुझे अपना आंसर दिखने लग गया। ठीक है, अब देखो पहले ऐसा करते हैं, रेड वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। अब ऐसा करते हैं, रेड वाली टर्म्स को रेड में ही लिखते हैं, आपको थोड़ा सा देखने में आसानी रहेगी। माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, dB/dx माइनस साइन ए साइन बी dA/dx। तो ये मैंने रेड में टर्म्स लिख ली। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे प्लस
अब यहाँ पर ग्रीन वाली टर्म्स है, मैं ग्रीन में लिख देता हूँ, कॉस ए कॉस बी डी ए बाई डी एक्स प्लस कॉस ए कॉस बी डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा मतलब डिफरेंस पता लगेगा कि क्या कर रहा हूँ मैं। अब देखो ध्यान से देखो, इन दोनों में से आप माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी निकाल सकते हो। तो देखो लास्ट स्टेप है ऑलमोस्ट हमारा, जस्ट आपको एक एक स्टेप मुझे एक्सप्लेन करना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है और मतलब कि स्टेप्स भी थोड़े से इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ना आप माइनस साइन ए साइन बी कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो अंदर कितना आएगा, देखो अंदर कितना आएगा, ये पहले लिख लो डी ए बाई डी एक्स, देखो ये बाहर आ गया ना, तो अंदर डी ए बाई डी एक्स, ये बाहर आ गया तो अंदर डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस अब आगे चलते हैं, अब यहाँ से भी ना आप कॉस ए कॉस बी को कॉमन ले लो, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, तो अंदर कितना आएगा, देखो डी कॉस ए कॉस बी बाहर तो डी ए बाई डी एक्स, कॉस ए कॉस बी बाहर तो डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, अब आपको अपना आंसर दिखने लगा होगा। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो इसको हमने इतना सॉल्व कर लिया, अब हमारा आंसर आ चुका है। देखो इन दोनों टर्म्स, ये दो टर्म्स है ना, इन दोनों में डी ए बाई डी एक्स डी बी बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स डी बी बाई डी एक्स, इसको भी कॉमन ले लो। तो देखो कॉस ए प्लस बी डी ए बाई डी एक्स, आपने हमेशा आंसर को अपने माइंड में रखना कि हमें पहुंचना कहाँ तक है, तभी आपको पता लगेगा कि हमें क्या करना है। अदरवाइज़ आपको ऐसे थोड़ा पता लग सकता है कि हमें ये करना है ये करना है। तो देखो ये यहाँ तक पहुँचना है, तो ऐसा करो कॉस ए कॉस बी को पहले लिख लो माइनस साइन ए साइन बी को बाद में लिख लो। एक्चुअल मैंने किया मैं दोनों टर्म्स में से डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स को बाहर लिख लिया। यहाँ से बाहर डी ए बाई डी एक्स तो कॉस ए कॉस बी रह गया, यहाँ से बाहर तो माइनस साइन ए साइन बी रह गया। अब ये दोनों कॉमन टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं, तो विच एम्प्लाइज हमारे पास कितना बच गया, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखो हमने अपना क्वेश्चन बड़ी ही ईजिली प्रूव कर दिया। थोड़ी सी नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा थी, बट क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर थे और हमें पता था कि एंगल का डेरिवेटिव करना जरूरी है, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। देखो हमने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया था, साइन ए प्लस बी, क्वेश्चन में लिखा गया था कि यहाँ से स्टार्ट करो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। मैंने डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव कॉस एंगल डेरिवेटिव एंगल, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया, दोनों को अल्टीमेटली सॉल्व किया। फिर मैंने देखा कि कुछ टर्म्स मतलब कि कॉमन आ रही हैं, मैंने कॉमन लिया, अल्टीमेटली कॉमन टर्म्स को कैंसिल आउट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन देखने में सुनने में थोड़ा सा अजीब है कि डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं ये दो, मतलब सभी 16 से लेकर 23 तक, बट बहुत इजी हैं अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और अगर आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से क्लियर है जो मैंने आपको बताया, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कभी भी किसी पॉइंट पर ये नहीं लगेगा कि सर हम इन क्वेश्चंस को क्रैमिंग करके कर रहे हैं। आप मेरे को बताओ यहाँ पर आपको क्या लगा कि आपने क्रैमिंग की है। आप मेरे को बताओ आपने 17th क्वेश्चन किया, 16th किया, 18th किया, अभी तक 19th किया, कहाँ पर आपको लगा कि हमने क्रैमिंग किया। बस डेरिवेटिव के बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते करवाते मेरे माइंड में एक बात आ रही थी कि इस क्वेश्चन को एक और मेथड से भी किया जा सकता है। देखो आपको पता है इसमें हमने ये वाला मतलब फॉर्मूला यूज़ किया साइन ए प्लस बी वाला और डेरिवेटिव, और इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया फर्स्ट मेथड में। ठीक है, अब अगर मैं खुद से देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में खुद से ये मान लूँ कि इनमें से ए और बी में से जो एक है, मतलब चाहे ए चाहे बी, इसको आप अगर कांस्टेंट मान लो, जैसे हमारे लिए यहाँ पर तो ये दोनों वेरिएबल थे, ए और बी दोनों क्या है वेरिएबल, अगर इनमें से मैं एक को कांस्टेंट मान लूँ तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है। तो मुझे लगा कि ये इस मेथड से भी किया जा सकता है, तो मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो पहला है वो गलत है या अब वो कर रहा हूँ वो ज़्यादा सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो अच्छा लगे आप वो मेथड कर लेना। मेरी नॉलेज में मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, तो मुझे लगा आपको मुझे बताना चाहिए, तो मैं एक बार बता देता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये आपके पास फॉर्मूला था ना, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट मेथड में ये दोनों वेरिएबल थे। अगर मैं इनमें से अब मान लो लेट ए इज़ कांस्टेंट
मान लो कि a कांस्टेंट है एंड b इज एनी वेरिएबल। मान लो कि b क्या है हमारा वेरिएबल। ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन की स्टार्टिंग में सपोज कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूले को दोबारा लिखते हैं। लेट साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है हम विद रिस्पेक्ट टू x ही डेरिवेटिव करेंगे। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूंगा साइन a प्लस बी का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है इस बड़ी सारी टर्म का साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b का, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो सब कुछ भूल जाओ। पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। पावर के बाद फंक्शन कैसा है साइन a प्लस बी। अब इसको हम साइन a प्लस बी नहीं रीड करते, इसको हम क्या रीड करते हैं साइन एंगल। साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। आपको पता है हमने ऐसा ही किया था फर्स्ट मेथड में भी, ठीक है। इज इक्वल टू पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कैसा है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, बीच में क्या है प्लस, मतलब दो फंक्शन और बीच में क्या है प्लस। तो मुझे पहले डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का कर दो साइन ए कॉस बी प्लस फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि प्लस और माइनस में हम हमेशा इसी तरह से करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कॉस ए प्लस बी, ठीक है, इसको लिख लिया। अब देखो इसको डेरिवेटिव करना है ना, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है a प्लस बी, मतलब मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। मुझे डेरिवेटिव फिर करना है a प्लस बी का, मतलब मुझे डेरिवेटिव करना है a का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है b का, ठीक है। और आपको पता है a बीइंग अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 0 और इसका डेरिवेटिव db बाय dx। तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास 0 प्लस db बाई dx, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि a क्या है हमारा कांस्टेंट है। अब सेम वे से यहाँ पर पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। अब इनमें से कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट कौन है a, और अगर a कांस्टेंट है तो साइन a भी एक कांस्टेंट है। आपको पता है अगर a की वैल्यू मान लो 30 है 45 है, तो 30-45 पर मतलब मान लो साइन 30 कितना होता है 1/2, वो कांस्टेंट है ना। मतलब एक कांस्टेंट एंगल के लिए साइन a जो टर्म है ये कांस्टेंट होगी। तो इसको आप बाहर निकाल लो डेरिवेटिव से। आपको पता है हम डेरिवेटिव में से हमेशा कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं ना। आपको पता है ना, जब भी मान लो मैंने आपको इसका डेरिवेटिव करवाना है, मान लो 3x² का, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 3 को बाहर निकाल लो। मुझे डेरिवेटिव करना है x² का, x² का डेरिवेटिव 2x, तो इसका आंसर कितना आ गया 6x, ठीक है। तो कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल लिया, इसलिए ये मेथड शॉर्ट है, क्योंकि इसमें हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। सेम वे से a कांस्टेंट है तो कॉस a भी कांस्टेंट होगा, उसको भी बाहर निकाल लो क्योंकि पावर तो 1 ही है। तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है साइन b का, ठीक। अब यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ बिकॉज a इज कांस्टेंट, a क्या है हमारा कांस्टेंट, विच एम्प्लाइज साइन a and cos a also constants, ठीक है, also constants। यही हमने किया ना, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया, इसको बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0। अब आगे चलते हैं। देखो cos a प्लस b, यहाँ पर कितना रह गया db बाई dx इज इक्वल टू साइन a को वैसे ही लिख लो। अब देखो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, सब कुछ भूल जाओ। पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है कॉस एंगल, b नहीं कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। आगे चलते हैं कॉस ए, अब फिर से सब कुछ भूल जाओ। पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। साइन एंगल, फंक्शन कौन है साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कॉस a प्लस बी
डी बी बाई डी एक्स। अब इस माइनस को आप बाहर लिख लो, माइनस साइन ए साइन बी। अब b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी बी बाई डी एक्स। अब cos a cos b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी बी बाई डी एक्स। अब देखो हमने डेरिवेटिव तो अपना कंप्लीट कर लिया, मतलब हमने अपनी स्टेटमेंट में से d बाई डी एक्स को रिमूव कर दिया, डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट है। अब देखो यहाँ पर डी बी बाई डी एक्स, यहाँ पर डी बी बाई डी एक्स, यहाँ पर डी बी बाई डी एक्स, इसको कॉमन लिया जा सकता है। तो देखो हमारा वैसे ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है, जस्ट फॉर्मेलिटी रह गई है हमारी, ठीक है। तो माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डी बी बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से ही बाहर आ गया। अब देखो आपके सामने है डी बी बाई डी एक्स टर्म जो है आपस में वो कैंसिल आउट होगी, तो हमारे पास कितना बच गया, कॉस ए प्लस बी। अब इसको आप पहले लिख लो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखो हमें यही तो फॉर्मूला प्रूव करवाना था। अब देखो ये है ना मेथड शॉर्ट, तो मुझे देखो फर्स्ट मेथड करवाते करवाते मेरे दिमाग में ये बात आई कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है और ये मेथड थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपने सिर्फ फर्स्ट मेथड ही करना है या आपने सिर्फ सेकंड मेथड ही करना है। देखो दोनों मेथड अवेलेबल थे मेरी नॉलेज में, आप दोनों ही करो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है, देखो ऐसा तो नहीं है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। अब आपको देखो कोई भी क्वेश्चन दो मेथड से करवाने का पर्पस सिर्फ यही होता है कि आप ये सोच सको कि किसी क्वेश्चन को कितनी पॉसिबिलिटी से कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैंने आपको दोनों ही पॉसिबिलिटी से करवा दिया। मान लो ये सेम क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम्स में आए और आपको ये लिखा हो कि ये फॉर्मूला गिवन है आपको, देखो ये वाला फॉर्मूला गिवन है आपको, और वो बोलें कि वेयर ए एंड बी बोथ आर वेरिएबल्स, तो आप इसको फर्स्ट मेथड से करोगे। आपको पता होना चाहिए, अगर आप सिर्फ ये वाला मेथड करोगे तो आपको वहाँ पर कंफ्यूजन होगी, आपको वो टफ लगेगा, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व, ऐसा हो सकता है कि आपसे मिस्टेक हो जाए। और ये मेथड करवाने का रीज़न ये है कि हो सकता है कि एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन आए कि a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और वेयर a इज़ एनी कॉन्स्टेंट या b इज़ एनी कॉन्स्टेंट, तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो। तो बीइंग अ टीचर मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊं जो मेरी नॉलेज में थे। बीइंग अ स्टूडेंट आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप दोनों ही मेथड करो, ताकि आपका रिस्क मैक्सिमम कवर हो सके, कि आपको मतलब कि नॉलेज भी आपकी बढ़े और आपका रिस्क भी ज़्यादा कवर हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करना। तो मेरी नॉलेज में दोनों मेथड थे, मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे। So next question, does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? Justify your answer. अब देखो स्टूडेंट्स, ये उसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन काफ़ी थ्योरेटिकल है, इसमें ना तो हमें कोई फंक्शन गिवन है, बल्कि फंक्शन गिवन नहीं है, हमसे पूछा गया है कि ऐसा एक फंक्शन बताओ जो कंटिन्यूस सभी जगह पर हो बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल मतलब ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में भी आ सकता है कि आपसे सिर्फ वो फंक्शन की एग्जांपल पूछ लें कि ऐसा फंक्शन बता दो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको 3 और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। मतलब ये क्वेश्चन वर्सेटाइल, यही तभी बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको 1, 3, 5 किसी में भी पूछा जा सकता है। और मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपको ये 1 मार्क में आए तो भी आप कर पाओ, अगर आपको 3 और 5 में आए तो भी आप कर पाओ, ठीक है। बस इसके लिए ना आपको थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए कंटिन्यूटी की और डिफरेंशिएबिलिटी की। और अगर आपने मतलब कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये फुल चैप्टर मेरे से पढ़ा है, तो आपको पता है कि कंटिन्यूटी मतलब आपको सिर्फ कंटिन्यूटी की बेसिक्स वाली वीडियो और डिफरेंशिएबिलिटी की बेसिक्स वाली वीडियो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये 2-3 बातें अच्छे से क्लियर है ना, तो बिलीव मी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। और ये क्वेश्चन मतलब कि आपने कहीं ना कहीं पहले किया होगा। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कंटिन्यूटी में या डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ ना कुछ इसका पार्ट पहले किया होगा। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको पता लगेगा कि ऐसे सिमिलर से क्वेश्चन हमने मतलब कि 5.1 और 5.2 में कहीं ना कहीं किए हुए हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर एक बार फंक्शन लिख देता हूँ जो मेरी तरफ से है, बाद में उसको मैं समझाऊंगा कि ये फंक्शन मैंने क्यों चूज़ किया। तो लेट
मैं फंक्शन लिख देता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ना मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन, ये कंटिन्यूस सभी जगह है और इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। ये सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब मुझे पता है, आपको नहीं पता, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ऐसा फंक्शन हमने चूज़ क्यों किया। अब देखो ये जो मॉडुलस फंक्शन है, आपको पता है ना, मैंने आपको 18th क्वेश्चन में भी बताया था कि मॉडुलस फंक्शन की 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक प्लस और एक माइनस। और ज़ीरो क्या होता है इसका ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब अगर आप ज़ीरो से छोटे नंबर फिल करोगे, देखो अगर आप एक्स ज़ीरो से छोटे मतलब -1 -2, तो किस तरह से आंसर देगा -1 का माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है -1, तो +1, तो हमेशा पॉजिटिव आंसर मिलेगा। सेम वे से अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब 1 2, तो कितना आंसर आएगा इसका मॉड 1 का 1। और अगर हम एग्जैक्टली 0 फिल करें तो एक्स मतलब 0 का मॉडुलस 0। तो इस तरह से हमें मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। अब ये भी बहुत इजी है, देखो जहाँ पर भी x है मॉड x माइनस 1 लिख दो, जहाँ पर भी x है x माइनस 1, जहाँ पर भी x है x माइनस 1। x की जगह पर x माइनस 1, x की जगह पर x माइनस 1, यहाँ माइनस और माइनस लिख दिया। x की जगह पर x माइनस 1, x की जगह पर x माइनस 1। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1, इस माइनस को मैं अंदर ले गया। अब -1 को उधर ले जाओ, अब -1 को उधर ले जाओ, तो ये हमारा ये वाला मॉडुलस फंक्शन डिफाइन है। आप सोच के भी देखो, x की वैल्यू 1 से कम, आप x की वैल्यू 0 फिल कर लो, यहाँ पर 1 से कम 0 फिल करो, तो जब भी 0 फिल करोगे तो कितना आंसर आएगा -0 + 1, तो कितना आंसर आया +1। ठीक है, आप ऐसा करो x की वैल्यू -1 फिल करो, इससे छोटी है तो कितना आंसर आएगा -1 + 1, तो कितना आई 2, मतलब पॉजिटिव आई ना। सेम वे से x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, मतलब चलो ऐसा करते हैं 2 फिल करते हैं, तो इस अकॉर्डिंग आंसर आएगा 2 - 1 1। 3 फिल करोगे 3 - 1 2, हमेशा पॉजिटिव। तो इस तरह से ये दोनों मॉडुलस फंक्शन हमारे डिफाइन है। ये जस्ट मैंने आपको वैसे समझा दिया, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए समझाया। अब देखो मुझे बेसिकली आपको क्या समझाना कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है ना, अगर इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा। मतलब x को 0 फिल किया तो 0, 1 फिल किया तो 1, 2 फिल किया तो 2, 3 फिल किया तो 3, 4 फिल किया तो 4। x को -1 फिल किया तो 1, 2 -2 फिल किया तो 2, -3 फिल किया तो 3। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये आपको एग्जाम में नहीं बनाने, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और मतलब ये मान के चलो कि ये इसका ग्राफ है, ठीक है। अब सेम वे से आपको पता ना इसका ब्रेकिंग पॉइंट 0 है, तो यहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है फंक्शन। सेम वे से अगर मैं इस अकॉर्डिंग x की वैल्यू 1 से बड़ी फिल करूँ, x की वैल्यू 1 से बड़ी फिल करूँ, मतलब यहाँ पर मान लो 1 है, 1 फिल किया तो 1, मतलब सॉरी 1 फिल किया तो 0 आंसर आएगा, तो यहाँ पर आएगा ग्राफ। और अगर मैं 2 फिल करूँगा तो 1 आएगा, 3 फिल करूँगा तो 2 आएगा, 4 फिल करेंगे तो 3 आएगा। तो इस तरह से ये फंक्शन है। सेम वे से अगर मैं 1 से छोटे नंबर फिल करूँगा, जैसे 0 फिल किया तो कितना आंसर आया 1, उसके बाद अगर मैंने -1 फिल किया तो 2 आया, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये वाला कौन सा ग्राफ है x - 1 का मॉडुलस, और यहाँ पर हमारा जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो 1 है, ठीक है। अब मैं आपको ग्राफ क्यों बता रहा हूँ, देखो हमने क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको समझाने की छोटी सी कोशिश है कि आप ऐसे बहुत सारे फंक्शंस लिख सकते हो। मतलब नॉट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, अगर अपन 3 पॉइंट्स भी आ जाए, 4 पॉइंट्स भी आ जाए, तो भी आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि ऐसा फंक्शन लिखो। तो देखो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। अगर आप मेरे को कंटिन्यूटी में स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, तो मैंने आपको कंटिन्यूटी के बारे में यही बताया कि कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि फंक्शन का जो ग्राफ है वो बिना पेन उठाए बन जाए। अब ये फंक्शन क्लियरली कंटिन्यूस है, इसमें कहीं पर भी गैप नहीं है, कंटिन्यूस है ना। इसको भी देखो कंटिन्यूस है ना, मतलब इसमें कहीं पर भी कोई गैप नहीं है ना, ठीक है। और अगर ये दोनों फंक्शन में कोई गैप नहीं है, ये दोनों क्या है कंटिन्यूस, मतलब ये कंटिन्यूस एवरीवेयर है। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी की मैं बहुत बेसिक सी बात करूँगा।
डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो डेरिवेटिव होता है किसी भी पॉइंट पर, वो क्या देता है हमें, एक यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर हमें क्या देता है, डेरिवेटिव हमें किसी पॉइंट पर क्या देता है, यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अगर आपको ये बात अच्छे से नहीं क्लियर तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप डेरिवेटिव की बेसिक्स वाली वीडियो देख के आओ। इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा। वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बताया कि डेरिवेटिव का एक्चुअली मतलब क्या होता है, यूनिक टेंजेंट। ठीक है, अगर क्लियर आपको बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं क्लियर तो प्लीज़ आप वो देख के आओ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब डेरिवेटिव हमें यूनिक टेंजेंट देता है, तो अब देखो यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। आपको पता है स्ट्रेट लाइन पर अगर मुझे कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है तो वो स्ट्रेट लाइन ही टेंजेंट होती है। यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर सभी जगह पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने ये बोल दिया कि मैं सभी जगह पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, तो फिर तो ये फंक्शन हमारा गलत हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे आपको एक पॉइंट समझाना है, जो बहुत से टीचर एक्सप्लेन करते ही नहीं है कि क्यों देखो मैं सभी जगह पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, देख भी सकते हो। अब इस जगह पर, अब सभी ये बोलते हैं कि इस जगह पर ये डेरिवेबल नहीं है, कि ये जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब क्यों नहीं है, उसके पीछे रीज़न है। देखो अब आप, अगर मैं बोलूँ कि बच्चों इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, आप ड्रॉ कर दोगे ऐसे करके। अगर मैं किसी और बच्चे को बोलूँगा वो करेगा सर हाँ जी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं किसी और बच्चे को बोलूँ वो बोलेगा सर हाँ जी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। बात ये है कि ये जीरो पर डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अगर किसी पॉइंट पर हमें यूनिक टेंजेंट मिले, इस पॉइंट पर हमें सिर्फ यही टेंजेंट मिलेगी, इस पॉइंट पर हमें सिर्फ यही टेंजेंट मिलेगी, इस पॉइंट पर हम बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि किसी पॉइंट पर हम इनफाइनाइट टाइम्स टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट है, देखो ना यहाँ पर पॉइंट है ये। और अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा सारी टेंजेंट मतलब यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकता तो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट ज़ीरो। यहाँ पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सेम केस यहाँ पर है, यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ ना यूनिक, बट यहाँ पर मैं यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकता, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो ये है आपकी रफली एक्सप्लेनेशन, जो मैं आपको ऊपर से बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। मतलब इसको आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ लो, या जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कि अगर आपको रफ में देखो, अगर आपको यहाँ पर लिखा हो कि यह 3 पॉइंट्स पर, मतलब कि 3 पॉइंट्स पर ऐसा फंक्शन बताओ जो डिफरेंशिएबल ना हो बट कंटिन्यूस हो, तो आप ऐसा लिख सकते हो, कुछ भी लिख लेना, प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 एंड सो ऑन। 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, जितने मर्जी बता दो। और उसके पीछे का रीज़न भी, कहानी भी मैंने आपको बता दी कि इसको हमने क्रैम नहीं करना कि यही फंक्शन सर ने बोला था यही हम करेंगे। उसके पीछे की कहानी मैंने आपको बता दी कि ये ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूस है। यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता तो डिफरेंशिएबल नहीं है एक पॉइंट पर, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल है। यहाँ पर भी डिफरेंशिएबल है, यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मतलब ये एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो रही इसकी 1 मार्क की एक्सप्लेनेशन। ये आपको एक्सप्लेन नहीं करना, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए की है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ऐसा एक फंक्शन लिखो कि जो मतलब कि कंटिन्यूस सभी जगह हो बट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर ना हो, तो हम ये वाला मतलब कि फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको 1 मार्क के लिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जल्दी से कि एक्चुअल में इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, कि यहाँ पर कंटिन्यूस है बट यहाँ पर 0 और 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। बट अगर इसको हमें मतलब कि एक्सप्लेन करके लिखना हो, मतलब थ्योरेटिकल लिखना हो कि कंटिन्यूटी भी चेक करें, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करें, अब उसको उस वे से भी कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके लिए आपको बताया, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि मॉडुलस फंक्शन हमारा बिहेव कैसे करता है। अब ये दोनों फंक्शन डिफरेंट हैं, इनको ऐड करके इनको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये हमारे दोनों मॉडुलस फंक्शन है, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ये मॉड फंक्शन की डेफिनेशन है। अब x-1 को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सभी जगह पर x की जगह पर x-1 लिख दो, x-1 थोड़ा सा चेंज किया और अल्टीमेटली हमारे पास ये फंक्शन बन गया। ठीक है, अब देखो इनको कंबाइन कैसे करना है। अब कंबाइन करना भी एक मतलब कि एक ऐसी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपको फंक्शन देखने में पता नहीं लगता है कौन से फंक्शन है, बट एक्चुअल में इन दोनों को कंबाइन किया गया होता है।
ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ। अब वो कंबाइन कैसे करेंगे, अब देखो आपको पता है कि हमारे फंक्शन में ना 2 ब्रेकिंग पॉइंट है, 0 और 1। 0 पर ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, 1 पर ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है। और अगर हमें इन दोनों को कंबाइन करना है तो कंबाइन कैसे करेंगे, हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे, हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। 0 से कम के लिए, ठीक है, मतलब मेनली आपको बता रहा हूँ कि 0 से कम के लिए 3 पार्ट्स मत बोलो, इसको 5 पार्ट्स बोलो। चलो, 0 से कम के लिए एग्जैक्टली 0 पर, 0 और 1 के बीच में, ठीक है, एग्जैक्टली 1 पर और 1 से बड़े के लिए। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे। मैं 3 पार्ट्स इसलिए बोल रहा था कि 0 से कम के लिए, 0 और 1 के बीच में, 1 से बड़े, और 0 और 1 तो आ ही जाएंगे इसके बीच में, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। देखो अब फंक्शन हमारा कैसा है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस, मुझे बीच में क्या करना है, प्लस लगाना है, ठीक है। तो कंबाइन कैसे करेंगे, देखो अब देखो सबसे पहले 0 से कम के लिए, 0 से कम व्हेन x इज़ लेस देन 0। अब जब x लेस देन 0 है तो ये फंक्शन हमें कितनी वैल्यू देता है, -x। अब जब x की वैल्यू 0 से कम है, मतलब 0 से कम है, तो नेचुरली वो 1 से पीछे होगी। देखो अगर x की वैल्यू 0 से कम है, यहाँ पर कोई नंबर है वो 1 से भी कम है ना, तो हमारा फंक्शन ये वाला किस तरह से आंसर देगा, यहाँ बीच में क्या है, प्लस -x प्लस 1x लेस देन 0। तो इस तरह से मैंने पहला पॉइंट लिख लिया, ठीक है। अब सेम वे से आगे चलते हैं। अब आगे कौन सा पॉइंट है कि एग्जैक्टली 0 पर, देखो एग्जैक्टली 0 पर और 1 से पीछे, एग्जैक्टली 0 या 0 से बड़ा। देखो यहाँ पर 0 या 0 से बड़ा, अगला पॉइंट कौन सा है हमारा, 0 या 0 से बड़ा, जिसको मैं ऐसे लिखूंगा कि x जो है वो 0 या 0 से बड़ा है। देखो x 0 या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब इसके बीच में, इस चीज़ के बीच में, ठीक है। 0 या 0 से बड़ा, 1 से छोटा। तो देखो जब भी हमारा ये फंक्शन 0 या 0 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन किस तरह से आंसर करता है, x, बीच में गया है प्लस। अब जब भी हमारा फंक्शन मतलब कि 1 से छोटा है, देखो यहाँ पर 1 से छोटा लिखा, मतलब जब भी हमारा x 1 से छोटा है तो हमारा फंक्शन किस तरह से आंसर करता है, ये वाला -x प्लस 1। अब यहाँ पर लिख दो ऐसा कुछ, ये भी हमने कवर कर लिया। अब मतलब कि 1, देखो 1 या 1 से बड़े के लिए, 1 या 1 से बड़े के लिए, तो देखो कैसे करेंगे। जब भी हमारी वैल्यू x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, तो दैट मीन्स अगर कोई वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, 1 हो चाहे 1 से बड़ी हो, ठीक है, वो 0 से तो बड़ी होगी ना, तो हमारा ये वाला फंक्शन किस तरह से आंसर करेगा, x प्लस। अब सेम वे से जब भी x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो हमारा ये फंक्शन किस तरह से आंसर करेगा, x माइनस 1। तो देख लो मैंने फंक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 0 से छोटे के लिए, 0 या 0 से बड़ा, और 1 से छोटा, और 1 या 1 से बड़ा, ठीक है, आपके सामने ही है। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब जो टर्म्स कट हो रही हैं उसको कट कर दो। जैसे देखो यहाँ पर क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1। इसका कंबाइन आंसर मैं कैसे लिखूँगा, देखो माइनस एक्स कितना आएगा, -2x प्लस 1। तो x लेस देन 0 के लिए इस कंबाइन फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x और -x कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो x और -x ऐसा कुछ है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास 1। जब भी x की वैल्यू 0 या 1 के बीच में है, एग्जैक्टली 0 पर भी। सेम वे से x और x 2x माइनस 1 अगर x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। तो इस तरह से हमने अपने फंक्शन को एक बार कंबाइन कर लिया। अब देखो ये मत सोचो कि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बहुत मतलब कि थ्योरेटिकल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपने समझ लिया तो आप जल्दी जल्दी इसको कंबाइन भी कर सकते हो ना। अगर आपको समझ आ गई कि इसको हमें कंबाइन कैसे करना है तो आप झट से कर दोगे। मुझे आपको समझाने में टाइम लगा क्योंकि मुझे आपको एक एक पॉइंट क्लियर करना है, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शन है। अगर कोई पूछे कि ये फंक्शन कैसा है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूज एवरीवेयर है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, 0 और 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको पता है, मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। मतलब ये वाला फंक्शन 0 और 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस सभी जगह पर है। अब ये तो मैंने आपको ग्राफ से बता दी जल्दी जल्दी से। अब इसको हम थ्योरेटिकली कैसे करेंगे, लिख के कैसे करेंगे, अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे वो करके दिखा देता हूँ।
अब देखो ये आपका फंक्शन है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें, इस क्वेश्चन को एक्चुअली मैं आपको दो पार्ट्स में करवाऊंगा। पहले हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे कि ये सभी जगह कंटिन्यूस है या नहीं, और फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कि ये एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सभी जगह पर क्या है, डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अब कंटिन्यूटी को भी हम आगे मतलब कि 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हम केस जो 1 है वो क्या डिस्कस करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केस 1। देखो हो सकता है कि आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बट बिलीव मी बहुत इजी है, सेम सी बातें बार बार करनी है हमें। ठीक है, लेट एक्स जो है वो लेस देन 0 है, और जब भी हमारा फंक्शन जब भी हमारा x लेस देन 0 है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है आप मेरे को बताओ, -2x+1। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दो बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, आपको पता है ना, मैंने आपको 18th क्वेश्चन में बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल भी होते हैं, और पॉलिनोमियल फंक्शन बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन f(x) = -2x+1 इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ये हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूस, मतलब 0 से छोटी सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। देखो कंटिन्यूस खुद ही है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है ना हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड, मैथमेटिक्स में दो ही चीज़ें नॉट डिफाइंड होती हैं, समथिंग अपॉन 0, इवन रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू। ना तो हमारे फंक्शन में डिनोमिनेटर है, ना ही हमारे फंक्शन में इवन रूट है, तो ये सभी जगह पर क्या होगा, कंटिन्यूस। अब केस सेकेंड की बात कर लेते हैं। अब देखो केस सेकेंड देखो क्या होगा, एट x = 0, मतलब हमारा ब्रेकिंग पॉइंट। अब ब्रेकिंग पॉइंट पर आपको पता है कंटिन्यूटी को हम कैसे चेक करते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट पर आपको याद होगा हम लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट, हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = f(0). अगर ये तीनों एस्पेक्ट्स आपस में सेम वैल्यू दे रहे हैं तो मतलब हमारा फंक्शन वहाँ पर भी क्या है, कंटिन्यूस। क्योंकि देखो लेस देन 0 के लिए एक ही वैल्यू है, बट एग्जैक्टली 0 पर हमारा फंक्शन डबल वैल्यूड है, मतलब डबल वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड, ये जो मैंने टर्म्स यूज़ की थी मैंने कंटिन्यूटी में यूज़ की थी, जिन्होंने मेरे से कंटिन्यूटी पढ़ी है, ठीक है, उनको पता होगा। अब देखो एग्जैक्टली 0 पर ये ब्रेकिंग पॉइंट है, जस्ट पीछे गए तो ये वाली वैल्यू, जस्ट थोड़ा सा आगे आए तो ये वाली वैल्यू, तो इसलिए इसको हम ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f(x), इसको हम ऐसे ही करते हैं। अब 0 नेगेटिव का क्या मतलब है, 0 नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 नेगेटिव का मतलब है 0 से थोड़ा सा पीछे। 0 नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 से थोड़ा सा पीछे, और जब भी x 0 से थोड़ा सा पीछे को अप्रोच करता है, या 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, तो हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, -2x+1। ठीक है, अब आपको याद होगा मैंने आपको कंटिन्यूटी में हमेशा h का कंसेप्ट करवाया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0। आपको पता है ना, देखो हमने लिमिट, ये हमारा फंक्शन, देखो x 0 नेगेटिव है, x 0 से, देखो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, x अप्रोचेस टू 1 का क्या मतलब है, x 1 के पास अप्रोच कर रहा है बट 1 नहीं है, x अप्रोच, x की जो वैल्यू है मतलब वो 1 के बहुत पास है बट वो 1 नहीं है। ठीक है, मुझे क्लियरली पता कि ये 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगी, अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं। अब यहाँ पर 0 से x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 से थोड़े छोटे नंबर को, एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ पर अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए हम h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। अब देखो मैंने फंक्शन को, मतलब कि ये जो लिमिट है इसको मैंने h में कन्वर्ट कर दिया, h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पर भी x किसको अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर 0 नेगेटिव, मतलब 0 से थोड़े छोटे नंबर को। अब यहाँ पर मैं x की जगह पर क्या लिखूँगा, 0, जिन्होंने मेरी कंटिन्यूटी वाली इस वीडियो देखी है उनको पता है हम कैसे लिखते हैं, 0 - h+1, जहाँ पर भी x है मैंने क्या लिखा, 0 - h। क्यों लिखा, x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 से थोड़े छोटे नंबर को। अब 0 में से मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट किया है तो 0 से छोटा नंबर ही है। ठीक है, अब देखो, अब ऐसा करो, कहीं पर भी नॉट डिफाइन तो नहीं बन रहा, तो 0 अप्रोच करवा दो, तो -2 0 - 0+1। अब -2 × 0 कितना आएगा, 0, मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 0+1। ठीक है, तो यानी कि विच एम्प्लाइज लेफ्ट हैंड जो लिमिट की वैल्यू है हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब सेम वे से राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
लिमिट x अप्रोचेस टू, अब 0 से थोड़े से बड़े नंबर को, ठीक है, fx। अब आगे चलते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, अब 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 0 से थोड़ा बड़ा नंबर जब भी x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी है, ये देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, अब इस पर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्टली आंसर कितना आ गया 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी सेम आ रही है, दैट मीन्स हम तीसरा पॉइंट भी चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0, मतलब f ऑफ 0। अब f ऑफ 0 मतलब x की वैल्यू कितनी है 0, अब 0 की इक्वल जब भी x की वैल्यू होती है तो उसका आंसर कितना आता है 1। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0, ये तीनों पॉइंट्स के आगे सेम, तो अगर ये तीनों सेम आगे इनकी वैल्यू सेम है, देयरफॉर fx is continuous at x is equal to 0। तो देख लो केस सेकंड भी हमने बड़ी ही इजीली डिस्कस कर लिया। 1 में क्या था, लेस देन 0 के लिए चेक किया कंटिन्यूस, 0 पर एग्जैक्टली 0 पर चेक किया, वहाँ पर भी क्या आ रहा है कंटिन्यू। अब आपको पता अब हम कहाँ पर चेक करेंगे, 0 से बड़े और 1 से छोटे के लिए। एग्जैक्टली 0 पर चेक कर लिया ना, तो केस थर्ड क्या होगा, देखो केस थर्ड, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखने में आपको लग रहा है कि इतने सारे केसेस है, बट ये बहुत इजी है। केस थर्ड क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है, 0 और 1 के बीच में। तो हमारी फंक्शन की वैल्यू देखो कितनी है, जब भी x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट 1। और कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज, ये क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसको हमें ज़्यादा चेक करने की भी जरूरत नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस। अब देखो इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस क्या होगा कि जब x की वैल्यू, आप ये मान के चलो कि एक बार तो ये मान लो कि एग्जैक्टली 1 पर, मतलब 1 हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, और लास्ट केस क्या होगा 1 से बड़े सभी नंबर्स के लिए। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे हम चेक कर लेते हैं। अब देखो ये आपका केस फोर्थ है कि हमें एग्जैक्टली 1 पर चेक करना, और 1 हमारा क्या है, आपको पता है ब्रेकिंग पॉइंट। 1 हमारा क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट। हमारे फंक्शन में 2 ही ब्रेकिंग पॉइंट है, 0 और 1। 1 ब्रेकिंग पॉइंट है, इस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, और आपको पता है कि आपका जो फंक्शन है वो इस तरह से, ठीक है। इसको मैंने जानबूझ के यहाँ पर लिख के रख लिया क्योंकि वो मैंने लास्ट पेज पे लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने ये फंक्शन है। अब देखो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अब आप पूछोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें वो कंसेप्ट यूज़ करना है या नहीं करना। देखो जब भी आपकी फंक्शन की 2 वैल्यूज़ होंगी, मतलब देखो 1 से थोड़ा सा पीछे गए तो ये वैल्यू, 1 से थोड़ा सा आगे गए तो ये वैल्यू, तो 1 हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, और ब्रेकिंग पॉइंट पर हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज, सेम पहले लास्ट पार्ट में क्या किया था, उनकी केस सेकंड में x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव fx, ठीक है। अब आपको पता है 1 नेगेटिव का क्या मतलब है, 1 से थोड़ा छोटा नंबर। x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 से थोड़े छोटे नंबर को। और जब भी x की वैल्यू 1 से कम है तो हमारे फंक्शन की डायरेक्टली वैल्यू कितनी है, 1। तो इस पर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर कितना आएगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कैलकुलेट हो गई। अब सेम वे से देखो राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। देखो इस क्वेश्चन को करने से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कंटिन्यूटी की। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस fx। अब 1 प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, देखो 1 प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 से थोड़े बड़े नंबर को। और जब भी x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमारा फंक्शन इस तरह से आंसर करता है 2x माइनस 1। अब देखो आपको पता है यहाँ पर हम h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बताया था, क्योंकि ये 1 से बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है तो हम इसको h में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें एग्जैक्टली पता लग सके 2। अब x को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h माइनस 1। देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 से बड़े नंबर को, तो मैंने x की जगह पर क्या लिखा, 1 प्लस h। ये 1 से थोड़ा सा ही बड़ा नंबर है, ठीक है। तो 0 अप्रोच करवा दो, 1 प्लस 0 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आ रही है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आ रही है। अब एग्जैक्टली 1 पर भी चेक कर लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 1 fx, मतलब f ऑफ 1, और जब भी x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो हमारा फंक्शन इस तरह से आंसर करता है, ठीक है, x की जगह पर 1, तो कितना आएगा, अगेन 1। देयरफॉर देखो हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट, हमारी राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 तीनों वैल्यूज़ क्या आ गई, सेम। अगर ये तीनों वैल्यूज़ सेम आ गई, देयरफॉर fx इज़ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, तो हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। अब लास्ट केस है, जल्दी जल्दी से वो भी डिस्कस कर लेते हैं। केस 5, देखो कौन सा केस बच गया हमारे पास, केस 5 आपको बताया, ये देखो 0 से पीछे चेक कर लिया, एग्जैक्टली 0 पर चेक किया, इसके बीच में चेक किया, एग्जैक्टली 1 पे चेक किया, अब इससे बड़े सभी नंबर्स। लेट x जो है 1 से क्या है, बड़ा, और जब भी हमारा x 1 से बड़ा है तो हमारे फंक्शन के पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, कौन सी, 2x माइनस 1। एंड बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्या, कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस, क्योंकि आपको पता है आपके फंक्शन में ना तो डिनोमिनेटर है और ना ही अंडर रूट है, ठीक है, तो ये कभी भी नॉट डिफाइंड तो नहीं बनेगा, तो हमारा फंक्शन हमेशा क्या कंटिन्यूस होगा। अब देखो, अब यहाँ पर आते हैं, अब देखो ये जो फंक्शन है ये 0 से सभी नंबर, छोटे नंबर, सभी नंबर्स के लिए अप टू माइनस इन्फिनिटी तक कंटिन्यूस है। एग्जैक्टली 0 पर भी क्या है, कंटिन्यूस, 0 और 1 के बीच में भी क्या है, कंटिन्यूस, एग्जैक्टली 1 पर भी क्या है, कंटिन्यूस, 1 से सभी बड़े नंबर प्लस इन्फिनिटी तक क्या है, कंटिन्यूस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये क्या है, नंबर लाइन। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, 1 जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, 0 भी हो सकती है, 2x माइनस 1 जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। तो ये जो हमारा फंक्शन है इज़, सभी केसेस हमने डिस्कस कर लिए और ये सभी जगह क्या आया है, कंटिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये कंटिन्यूस एवरीवेयर है। यही हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि ऐसा फंक्शन ढूंढो जो कंटिन्यूस एवरीवेयर हो बट डिफरेंशिएबल ना हो सिर्फ 2 पॉइंट्स पर। अब डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर लेते हैं। अब देखो जिस तरह से हमने कंटिन्यूटी को चेक किया, सेम वे से डिफरेंशिएबिलिटी को भी चेक करेंगे। हमारा फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि ये सिर्फ एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब अगर आपको ये पार्ट समझ आ गया तो ये पार्ट भी आपके लिए बहुत ईजी है। मान लो सेम, मतलब कि सारा कुछ हमें सेम ही करना है, ऑलमोस्ट सेम करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। इसमें भी सेम केस होंगे। तो केस 1, तो केस 1 इसमें भी क्या होगा, सेम वही, x लेट x लेस देन 0, जब x की वैल्यू 0 से कम है। और जब x की वैल्यू 0 से कम है तो हमारा फंक्शन, देखो हमारा फंक्शन किस तरह से आंसर करता है, -2x + 1। और ये क्या है, वही बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन। आपको याद होगा मैंने आपको 18th क्वेश्चन भी ऐसे ही करवाया था। बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज डिफरेंशिएबल। ये क्या है, डिफरेंशिएबल। आपको पता है ना इस फंक्शन में ना तो डिनोमिनेटर है, आपको पता है कि डेरिवेटिव, देखो ये फंक्शन है ना, इस फंक्शन में ना तो मतलब कि कहीं पर मतलब कि डिनोमिनेटर है और ना ही कहीं पर भी इवन रूट है। तो मतलब ये हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल। अब सेम वे से केस सेकंड को हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। अब देखो हमने लेस देन 0 के लिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली। अब हम एग्जैक्टली 0 पर चेक करेंगे। देखो एग्जैक्टली 0 पर इन सभी नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। मतलब 0 से छोटे सभी नंबर्स के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब एग्जैक्टली 0 मतलब ब्रेकिंग पॉइंट पर चेक करेंगे और ये आपका फंक्शन है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब आपको पता है ना डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, क्योंकि ये ब्रेकिंग पॉइंट है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या कहता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ c माइनस h, मतलब 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन
माइनस एच। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं। लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। अब देखो एफ ऑफ 0 माइनस एच का क्या मतलब है, एफ ऑफ 0 माइनस एच, ये जो 0 माइनस एच है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है ये 0 से कम है, यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो 0 से क्या है, कम। और जब भी एफ एक्स, ये जो एक्स है अगर ये 0 से कम है, अगर ये एक्स 0 से कम है तो हमारा फंक्शन किस तरह से आंसर करता है, -2x+1। तो एफ ऑफ 0 माइनस एच का आंसर किस तरह से आएगा, -2, एक्स की जगह पर 0 - h+1, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, कितना आंसर आएगा, चलो एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, -2 0 - h+1, ये हमारे f ऑफ 0 - h की वैल्यू है, माइनस एफ ऑफ 0। अब f ऑफ 0 मतलब देखो f ऑफ 0 मतलब x की वैल्यू 0, जब भी x की वैल्यू 0 की इक्वल है तो हमारे फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू है 1, मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 डिवाइड बाय -h। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h अप्रोचेज टू 0, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, +2h +1 -1 डिवाइड बाय -h। अब आपको पता है यहाँ पर +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट, तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 2h अपॉन -h, ये भी कैंसिल h और h, तो कितना आंसर आ गया आपके पास, माइनस ये बच गया, ये -2 मतलब -2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपके सामने है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 0 - h माइनस f ऑफ 0 अपॉन -h, इसका आंसर कितना आ गया, -2। इसको आप याद रखना कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब सेम वे से देखो, सेम वे से हम राइट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, आपको पता है आपका क्या फॉर्मूला है राइट हैंड डेरिवेटिव का, सेम, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ c प्लस h मतलब 0 + h माइनस f ऑफ c मतलब 0 अपॉन h, ठीक है। तो इसमें वैल्यू फिल करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर करते हैं लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब फिर से वही बात, f ऑफ 0 + h किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 + h किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से बड़े नंबर को। और जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी है, जो इसके अंदर है, जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो हमारा फंक्शन किस तरह से आंसर करता है, देखो 0 से बड़ा x 1, तो f ऑफ 0 + h का आंसर भी कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर f ऑफ 0 + h की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, 1 माइनस। अब f ऑफ 0 को मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि देखो f ऑफ 0 मतलब एग्जैक्टली 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 - 1 डिवाइड बाय h, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। लिमिट h अप्रोचेज टू 0, 1 - 1 0 अपॉन h, 0 अपॉन समथिंग का आंसर कितना आएगा, 0। अब देखो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 0 + h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h 0, ठीक है। अब क्लियरली, अब यहाँ पर क्लियर है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है, देखो ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, अब ये आपस में इक्वल नहीं है। और यही तो हम चाहते थे कि ये इक्वल ना आए, क्योंकि अगर ये इक्वल हो जाता तो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पर क्या हो जाता, डिफरेंशिएबल। अब क्लियरली ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, देयरफॉर गिवन फंक्शन f(x) is not differentiable at x = 0। मतलब हमें एक पॉइंट तो मिल गया। अब देखो सेम वे से केस थर्ड को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब 0 पर हमारा जो फंक्शन है मतलब कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अब केस थर्ड की बात करते हैं। तो केस थर्ड सेम वही केस होंगे जो कंटिन्यूटी में हमने किए थे। तो केस थर्ड क्या होगा, देखो 0 से पीछे सभी नंबर्स के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एग्जैक्टली 0 पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब 0 और 1 के बीच में ट्राई करेंगे, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। और जब भी x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, 1। और जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है
यहाँ पर लिख दो बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन, बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1 इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। मतलब कांस्टेंट फंक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएबल। इसको हमें प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो कांस्टेंट फंक्शन में कभी भी शार्प एजेस नहीं होते, जैसे ऐसे वाले। ऐसा कभी भी पॉइंट हमें कांस्टेंट फंक्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है, कि उसमें ऐसे शार्प एज हों। शार्प एज मतलब जहाँ पर हम मतलब बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकें, उसके हर एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब वो फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल। अब सेम वे से केस नंबर 4th और 5th को नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करेंगे। अब देखो नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस नंबर 4, लेट x इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है ना, हमने लेस देन 0 के लिए चेक कर लिया, 0 पर चेक कर लिया, 0 और 1 के बीच में चेक कर लिया। अब हमें एग्जैक्टली 1 मतलब इस ब्रेकिंग पॉइंट पे हमें चेक करना है। और ब्रेकिंग पॉइंट मतलब कि 1 से छोटे के लिए वैल्यू और है, 1 से बड़े के लिए और है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ सी माइनस एच, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ सी, सी कौन है अब हमारा 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब देखो लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, देखो एफ ऑफ 1 माइनस एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 से थोड़े छोटे नंबर को। और जब भी x की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो हमारा फंक्शन किस तरह से रिएक्ट करता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब एफ ऑफ 1 माइनस एच मतलब 1 से कम वैल्यू है x की, तो कितना आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर डायरेक्टली कितना आंसर आएगा 1 माइनस। अब एफ ऑफ 1 की बात कर लेते हैं, मतलब x की वैल्यू 1 के इक्वल, और जब भी x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो हमारा फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है, सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो एफ ऑफ 1 का आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। तो मतलब सॉरी ये यहाँ पर नहीं आएगा, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, तो यहाँ पर 1 अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 अपॉन माइनस एच, 0 अपॉन समथिंग का आंसर कितना आएगा 0। तो देयरफॉर हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। इसको आप याद रखना। अब सेम वे से देखो राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच मतलब 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ 1 अपॉन एच, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, अब एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा नंबर, और जब भी x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो हमारा फंक्शन किस तरह से आंसर करता है, 2x माइनस 1 मतलब 2x की जगह पर 1 प्लस एच माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस। अब एफ ऑफ 1 को मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका आंसर कितना था यहाँ पर 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डिवाइड बाय एच, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, 2 प्लस 2h माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एच। अब यहाँ पर जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उसको कैंसिल आउट कर दो, 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 2h बाई एच। अब h और h यहाँ पर कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया 2। तो देयरफॉर हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। इसका आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। अब देखो इसका आंसर 2 है, इसका आंसर 0 है, तो क्लियरली यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और यही हमें चाहिए भी था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि अगर वो इक्वल आ जाता तो वो डिफरेंशिएबल हो जाता। देयरफॉर अब हम क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज़ नॉट
डिफरेंशिएबल एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, 0 पर भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पर भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही केस बच गया 1 से बड़े सभी नंबर्स के लिए, तो ये हमारा लास्ट केस है, केस नंबर 5। केस 5 क्या होगा, लेट एक्स 1 से बड़ा। ठीक है, और जब भी x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो हमारा फंक्शन किस तरह से आंसर करता है, 2x - 1। और बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, आपको पता है बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x - 1 इज़ ऑलवेज क्या है, डिफरेंशिएबल। आपको पता है हमारे फंक्शन में ना तो डिनोमिनेटर है नीचे और ना ही इसमें क्या है, इवन रूट, तो ये फंक्शन कभी भी नॉट डिफाइन नहीं होगा, ये मतलब ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, 0 से छोटे सभी नंबर के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है, 0 और 1 के बीच में भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, 1 से सभी बड़े नंबर्स के लिए भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये सिर्फ 0 और 1 पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि 0 और 1 पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ और डेरिवेटिव हमें क्या देता है, यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो देयरफॉर देखो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उन्होंने बोला था कि ऐसा फंक्शन ढूंढो, देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू mod x प्लस mod x - 1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है -2x + 1 अगर x की वैल्यू 0 से कम है, 1 अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में 0 हो सकती है, 2x - 1 अगर x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। तो ये जो फंक्शन है इज़ ऑलवेज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब हर एक रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस है, मैंने आपको प्रूव भी करवाया, बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, ये सिर्फ 2 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 and 1। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, हो सकता है कि इस क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लग गया हो, मेन मोटिव यही है कि आप क्वेश्चन को अच्छे समझो। आप कभी भी ये मत देखा करो कि लेंथ, कि सर आपने मतलब कि इस क्वेश्चन पे आधा घंटा लगा दिया। देखो ऐसे अगर हम टाइम को मेजर करेंगे तो फिर हम कुछ सीख नहीं सकते, सीखने के लिए कभी कुछ टाइम नहीं होता। ये मत सोचो कि मैंने आधा घंटा लगाया, ये सोचो कि आपने आधे घंटे में क्या क्या सीखा। आपको ये भी पता लगा कि आपको कंटिन्यूटी कितनी अच्छे से आती है, आपको ये भी पता लगा आपको डिफरेंशिएबिलिटी कितनी अच्छे से आती है। सबसे पहले देखो मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा मॉड फंक्शन जैसा मर्जी हो, ये हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल होगा कॉर्नर, मतलब कि आप ये मान लो जहाँ पर मतलब कि हमारा फंक्शन जो है शार्प पॉइंट लेता है, मतलब ये देखो शार्प कॉर्नर लेना हमारे फंक्शन ने, तो ये 0 पर और 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं था। अब सबसे पहले मैंने आपको इसको ग्राफ से समझाया कि ये कंटिन्यूस है, देखो कहीं पर ब्रेक नहीं है। डिफरेंशिएबल यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकता, बाकी सभी जगह पर मैं यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, सेम यहाँ पर। तो ये क्लियरली 0 और 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर आपको 1 मार्क में ये क्वेश्चन आए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको 3 पॉइंट्स पर आए तो आप इसको भी इंक्लूड कर लेना, अगर 4 पॉइंट्स आए तो इसको भी इंक्लूड कर लेना, अगर 5 पॉइंट्स आए तो इसको भी इंक्लूड कर लेना, एंड सो। तो इस तरह से आप कोई भी फंक्शन लिख सकते हो। अब सेम वे से अगर ये क्वेश्चन 3 और 5 मार्क्स में आता है तो मैंने आपको कंटिन्यूटी भी करके दिखाई, सभी केसेस 5 केसेस 0 से कम के लिए सभी नंबर्स पर कंटिन्यूस है, एग्जैक्टली 0 पर कंटिन्यूस है, इसके बीच में कंटिन्यूस है, यहाँ पर भी कंटिन्यूस है, इससे सभी बड़े नंबर्स के लिए भी कंटिन्यूस है, मतलब कंटिन्यूस एवरीवेयर। और ये फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल है, इसके बीच में डिफरेंशिएबल है, इससे बड़े नंबर के लिए डिफरेंशिएबल है, बट 0 और 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। मैंने आपको प्रूफ भी करवाया। तो ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो फंक्शन है ये हमने प्रूव करवा दिया कि ये कंटिन्यूस होगा हमेशा, बट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर ये नहीं होगा।